वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की यह क्लास नंबर 44 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। आज की इस क्लास में इस टॉपिक को हम पूरा खत्म करने वाले हैं। यह क्लास थोड़ी लंबी रहेगी तो ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने MPGK का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर खत्म कर दिया है वे हमारे इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने MPGK का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और कुछ डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सके और भविष्य में जब वे किसी बुक को रेफर करें तो उन्हें यह आइडिया लग सके किस प्रकार के पॉइंट्स पर हम ज़्यादा ध्यान देना है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। हमारी ये क्लास MPPSC प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि MPGK का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने इस सीरीज को MPPSC 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करने की एक छोटी सी कोशिश की है। सभी आने वाले प्रश्न टॉपिक वाइज इसमें रहेंगे। यदि आप हमारी इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए MPGK से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसकी 100% गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अभी यदि आप मेरी ये सीरीज देख रहे हो तो प्रीवियस पेपर उठाकर भी आप देख सकते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों को वाइड रेंज में हमने कवर किया हुआ है। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। ये टॉपिक हम आज की इस क्लास में खत्म कर देंगे, है ना। हम लंबी क्लास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स का भी एग्जाम आने वाले कुछ 30 दिनों में होने वाला है। तो कोशिश ये रहेगी कि ये सीरीज तब तक समाप्त हो जाए। आज का टॉपिक मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए पहला प्रश्न मैं लेता हूँ। किस नदी पर दुसाख से बना द्वीप है? ठीक है, दुसाख से बने द्वीप की बात की जा रही है जिस पर श्री ओमकार मंधाता का मंदिर देखने को मिलेगा। बेसिकली यह प्रश्न पूछना चाह रहा है कि ओमकार मंधाता का मंदिर कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह हमको नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। पचमढ़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन है। यह हमको नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। राइट। अगला प्रश्न है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? कुंवारी नदी की बात की जा रही है। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से उद्गमित होती है। किससे होती है? शिवपुरी के पठार से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम कुंवारी नदी की बात करें तो यह सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? झील संरक्षण प्राधिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट्स में इसे आप जरूर लिखिएगा। मैं आपसे हर बार अपनी क्लास से स्टार्टिंग में यह कहता हूँ कि जब भी आप मेरी क्लास देख रहे हो आपको दो काम करना है। पहला काम तो ये करना है कि आपको पेन और पेपर ये आपको लेकर बैठना है ताकि आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सको। हर बार मैं आपसे यही बात दोहराता हूँ कि नोट्स हमेशा अपनी होनी चाहिए, है ना। किसी और की नोट्स को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अगर नोट्स अपनी हो तो आप उसे इजीली एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके सामने MP का मैप होना चाहिए ताकि मैं जिन जिन बातों का जिक्र कर रहा होता हूँ अपनी इस वीडियो में उसको आप मैप में देखते हुए चले। फायदा ये रहेगा कि एग्जाम टाइम में प्रश्न आपके ऑप्शंस जो हैं इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। यदि आप कुछ में कंफ्यूज भी हो, यदि आपने मैप के थ्रू पढ़ रखा है तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहेगा और आप करेक्ट आंसर को पिक कर पाएंगे। ठीक है, प्रश्न पर आते हैं। झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना सन 2004 में होती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य बातें हम देख लेते हैं, जैसे कि यह एक सलाहकारी संस्था है। कैसी है यह? सलाहकारी संस्था। इसका काम क्या है? सिर्फ सलाह देने का है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है ना। तो आज आप यदि हमारी क्लास देखेंगे आपको अंत तक देखना है। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को पूरा कवर करना चाहते हैं बेस्ट ये रहेगा कि यदि आप रेफरेंस बुक से इस टॉपिक को पहले पूरा पढ़ लें, उसके बाद आकर आप मेरे इस वीडियो को देखें और आप प्रैक्टिस अपनी करें, तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेनिफिट इसका होगा। ठीक है, यदि आप इसका उल्टा करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास के में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों में आपको सन और एग्जाम का नाम दिया हुआ रहेगा।
तो इस टॉपिक से प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो 2 नंबर सुनिश्चित करने का बहुत ही अच्छा मौका आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। प्रश्न क्या है कि नर्मदा सोन घाटी किस स्थान पर स्थित है? तो यह मालवा और सतपुड़ा के मध्य में देखने को मिलती है। मालवा और सतपुड़ा के मध्य में ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? अभी आपको ये पता होना चाहिए इंडो गंगेटिक मैदान भारत का कौन सा हिस्सा है। तो यह भारत का उत्तरी हिस्सा है ना, उत्तरी हिस्सा मतलब नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। अब मध्य प्रदेश के नॉर्थ में इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तो ग्वालियर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इंडो गंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है ना। यानी कि एक पर्वत श्रेणी है जो यमुना और सोन नदी के जल को विभाजित करती है, ऐसा कहना चाहिए। एक पर्वत के एक तरफ यमुना नदी बह रही है और एक तरफ सोन नदी बह रही है, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब है कैमूर भांडेर पर्वत श्रेणी, है ना, कैमूर भांडेर श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के मध्य में से प्रवाहित होती है। ठीक है, बात की जा रही है किसकी, वैकल्पिक चट्टानों की। नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। इन चट्टानों के बीच में से गुजर रही होती है और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती है या उनको तोड़ देती है। तो इस सुविधा को क्या कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां जब चट्टानों के बीच में से गुजरती है और अपना रास्ता बना लेती है, तब एक संरचना का निर्माण होता है ना। उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, दरार घाटी कहते हैं, झरना कहते हैं या उतार कहते हैं। तो उसको हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं दरार घाटियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रिफ्ट वैली आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, सॉरी मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी खराब है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, भावना को समझिएगा। अगला प्रश्न है, महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, खालिस्तान विस्तार है, कौन सा विस्तार है भैया? तो महादेव पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है। पूछा क्या जा रहा है कि महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है। तो यह हमको पूर्व में देखने को मिलता है, तो पूर्वी हिस्सा है ऐसा हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, राइट, इसको आपको याद रखना है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है, जो कि है 1350 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? शहडोल जिले की बात की जा रही है। तो शहडोल यदि जिले को आप मैप में देखें तो यह बघेलखंड का हिस्सा है, तो बघेलखंड का पठार इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। यहाँ पर आपको शहडोल देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर सीधी देखने को मिलेगा, इस हिस्से में उमरिया देखने को मिलेगा और अनूपपुर, राइट। तो ये कुछ जिले हैं जो बघेलखंड के हिस्से में आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देता है, कटाव के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के कटाव को हम नाली कटाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर हमें इन दिए गए ऑप्शंस में से, है ना, चंबल नदी हमें देखने को मिलती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चंबल नदी के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं, जैसे कि इसकी टोटल लंबाई जो है लगभग 965 किलोमीटर के आसपास है। पहली जानकारी आपको याद रखनी है। दूसरी जानकारी आपको याद रखनी है कि चंबल नदी का उद्गम महू से होता है, राइट। महू के निकट है जाना पाव की पहाड़ी। महू के निकट क्या है, महू और जाना पाव की पहाड़ी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। चंबल नदी का जिक्र होते ही ये 2-3 बातें आपके जहन में आनी चाहिए। ग्रीक विद्वान टालमी ने नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ग्रीक विद्वान टालमी की बात कही जा रही है। इन्होंने अपनी बुक में नर्मदा नदी को
नामादोस के नाम से पुकारा है? ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही जवाब है। नर्मदा नदी के बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि नर्मदा नदी को हम सोमो देवी, मैकाल सुता और रेवा इन नामों से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर टालमी की बात की जा रही है तो इन्होंने इसे नामादोस कहा था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके आपको इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या हमें उत्तरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है और उत्तरी मध्य प्रदेश से चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया। यदि प्रभावित होने वाले जिलों की बात करें तो प्रभावित होने वाले जिलों में आता है मुरैना और भिंड। ठीक है, ये दो जिले हैं जो कि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं किससे? मृदा अपरदन की समस्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? राइट, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो नर्मदा नदी की हम बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। पहले तो आपको याद रखनी है, पहला फिगर क्या है? 1312 का। इसमें से यह है क्या? टोटल लंबाई। इसमें से एमपी में प्रवाहित कितनी होती है? तो एमपी में 1077 किलोमीटर यह प्रवाहित होती है। ठीक, एमपी में। बचा हुआ हिस्सा इसका कहाँ पर प्रवाहित होगा? तो मध्य प्रदेश के बाहर प्रवाहित होगा। तो इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं। 12 में से अभी आपका 7 गया, ये बचा 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 और ये हो जाएगा 2। तो 235 किलोमीटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के बाहर प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो अभी हमारा फिगर क्या आ गया? 1312 इसकी हो गई दोस्तों टोटल लंबाई। 1077 मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है और 235 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश के बाहर यानी कि गुजरात में प्रवाहित होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? यह पूछा गया है। तो नर्मदा की सहायक नदियां जो है बहुत सारी है। कितनी है? तो नर्मदा की यदि हम सहायक नदियों की बात करें तो इनकी संख्या है टोटल 41। ठीक है, सभी के नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ मुख्य मुख्य नदियों के नाम आपको याद रखना होता है, राइट। तो इसमें से है दोस्तों हिरन, हथनी और शेर, ये क्या है? मुख्य सहायक नदियां हैं। पूर्णा नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, यह ताप्ती की सहायक नदी है। यह ताप्ती रिवर की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। यदि हम नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें तवा, हिरन, तिंदोनी, बारना, कोलार, मान, हथनी, ओरसांग, बरनर, सक्कर और दूधी ये कुछ मुख्य नाम हैं। ठीक है, यदि मैंने थोड़ा स्पीड में बोल दिया हो तो वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइज करके एक बार आप इसे नोट कर लेंगे। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नदियों का डायरेक्शन भी जो है हमें याद होना चाहिए। इसमें भी एग्जाम में घुमा फिराकर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। चंबल नदी उत्तर की ओर बहती है, बेतवा नदी का प्रवाह भी उत्तर की ओर है और सोन नदी का प्रवाह भी उत्तर की ओर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी नदियां उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के अंदर दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। उनमें से एक ऑप्शन आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, नाम है उसका नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। एक और नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका नाम बताना है। आप क्या लिखना है? वेस्ट लिखना है और डैश करके उस नदी का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे आने वाले प्रश्नों में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, आप टैली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? ऐसी नदी जो दक्षिण की ओर नहीं बहती है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो गोदावरी नदी ये दक्षिण की ही नदी है, मध्य प्रदेश की बाहर की है, राइट। तो ये दक्षिण की ओर बहती है, ऐसा हम इसे सही टिक कर लेते हैं। केन नदी का प्रवाह दक्षिण की ओर है क्या? नहीं है, यह दक्षिण की ओर नहीं बहती है। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है और यह गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी का प्रवाह भी दक्षिण की ओर होता है। तो क्या हो गया इसका जवाब? केन नदी इसका जवाब हो जाता है, जो कि दक्षिण की ओर नहीं बहती। यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और उत्तर की ओर इसका डायरेक्शन रहता है। इसका डायरेक्शन किधर रहता है? उत्तर की तरफ, राइट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मतलब बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है।
तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है। क्या याद रखना है आपको? पहली बात, अनूपपुर जिला, राइट। अब अनूपपुर जिले के अंतर्गत अमरकंटक आता है, तो अमरकंटक इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। पश्चिम की ओर यह बहती है और गुजरात के भरूच जिले के पास खंबात की खाड़ी में इसका एंड हो जाता है, या खंबात की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है? अमरकंटक में कहाँ पर है, यानी अमरकंटक कौन सी पहाड़ी पर है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिल धारा स्थित है, यानी कपिल धारा कौन सी नदी पर है, यह पूछा जा रहा है। महानदी पर है, चंबल पर है, बेतवा पर है, नर्मदा पर है। तो कपिल धारा हमको अमरकंटक में ही देखने को मिलता है। लगभग इसके उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बताइए। तो इस जोड़ियों में क्या हुआ है कि 3 गलत जोड़ियां दी हुई है, एक सही जोड़ी दी हुई है। चंबल नदी का उत्पन्न होती है, बोलता है सिहावा से, बिल्कुल गलत है। क्षिप्रा नदी मैकल श्रेणी से नहीं होती है। महानदी महादेव पर्वत से नहीं होती है। जबकि ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है, यानी कि चंबल नदी का प्रवाह कौन से जिले में नहीं होता है। यदि आपने मैप में चंबल नदी को देख रखा हो तो आपको यह पता चलेगा कि मालवा के हिस्से में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का यह निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जबलपुर जो है यह उत्तर में नहीं है मध्य प्रदेश की, ना ही मालवा में आता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से चंबल नदी नहीं गुजरेगी। प्रश्न से जानकारी क्या मिली कि चंबल नदी रतलाम से होकर गुजरती है, मंदसौर से होकर गुजरती है और उज्जैन जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। ये सारी जानकारियां अपने जहन में आपको बिठा लेनी है। चंबल नदी मिलती है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो चंबल नदी जो कि महू के पास कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल मैं आपको इस प्रश्न बता देता हूँ कि महू के पास जानापाव पहाड़ी है ना, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यमुना नदी में जाकर यह मिल जाती है। आई थिंक यह इटावा के पास यमुना से मिलती है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। कहाँ मिलेगी यह? इटावा के पास, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इटावा जो है दोस्तों ये यूपी में आता है ना, ये एमपी का हिस्सा नहीं है, यूपी में यह आता है। चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है। तो इस प्रश्न में हमको क्या मिलेगा कि कौन से 3 बांध है जो कि चंबल नदी पर बनाए गए हैं। तो चंबल नदी पर हमको गांधी सागर बांध देखने को मिलता है, राणा प्रताप सागर बांध देखने को मिलता है और जवाहर सागर बांध हमें देखने को मिलता है। जबकि राजघाट बांध यह चंबल नदी पर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि राजघाट बांध कौन सी नदी पर है। तो राजघाट बांध यह हमको बेतवा नदी पर देखने को मिलता है। रिसेंटली हुई एग्जाम आई थिंक ग्रुप 2 में है ना, यह प्रश्न आया हुआ था। ग्रुप 2 में यह प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है ना। सारे के सारे प्रश्न जितने हम पढ़ रहे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान देकर पढ़ना है, टकटकी लगाकर इस वीडियो को देखना है। कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, यह हमारा टारगेट है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? किस नदी का प्रवाह दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो मैप में जिनको दिशा देखने नहीं आती उनके लिए बता दूं कि मैप को हम इस 4 डायरेक्शन में देखते हैं ना। मान लेते हैं कि ये एमपी का मैप है, एमपी का मैप है। ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे की तरफ होगा साउथ यानी कि दक्षिण, राइट हैंड साइड में होगा ईस्ट यानी कि पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड में होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण की ओर जिन नदियों का प्रवाह इस डायरेक्शन में है मध्य प्रदेश के मैप में, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इनमें से दोस्तों दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बाकी सोन नदी उत्तर की ओर बहती है नॉर्थ की तरफ, चंबल नदी नॉर्थ की तरफ बहती है, डायरेक्शन नॉर्थ में, और ताप्ती नदी का जो डायरेक्शन है यह वेस्ट में, यह पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 नदियां पश्चिम की ओर बहती है, दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। वैनगंगा के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं, जैसे कि इसका उद्गम सिवनी में कहाँ से होता है? सिवनी में होता है,
कौन एक पठार है जिसका नाम है परसवाड़ा पठार, राइट, परसवाड़ा पठार। तो इस स्थान से सिवनी डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्गम होता है और यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है झाबुआ स्थित है, यानी किस नदी के किनारे पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। काली सिंध है, बेतवा है, नर्मदा है और तवा है। यदि आपको नदियों के डायरेक्शन पता हो, झाबुआ की स्थिति पता हो, भले आपको सवाल का जवाब नहीं आता हो, मैपिंग आपकी एकदम एक्यूरेट हो, तो आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। यह हमको नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलेगा और इस झाबुआ शहर के बाद ही नर्मदा नदी जो है गुजरात में प्रवेश करती है, यानी कि झाबुआ जिले से गुजरात में निकल जाती है, ये हम कहना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है झाबुआ। अगला प्रश्न है गंगा नदी में मिलती है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में बहने वाली सोन नदी जिसका कि उद्गम अमरकंटक से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका भी उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अमरकंटक, राइट। यहाँ से 3 नदियां निकलती है। एक तो मैंने आपको बता दिया सोन, एक नदी है आपकी नर्मदा नदी और एक नदी है जोहिला। इन तीनों नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? रिपीटेड प्रश्न है। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अब कुछ अतिरिक्त फैक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि चंबल नदी एमपी और यूपी की सीमा रेखा का निर्माण करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। इसको आपको याद रखना है। और जाना पाव पहाड़ी तो आपको पता ही है, यह महू नगर के पास में है। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रख सकते हैं, जैसे कि यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना के बारे में आप याद रख सकते हैं। ये इसके बारे में मोटी मोटी बातें हैं। प्रसिद्ध सांची नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। सांची हमको बेतवा नदी के तट पर देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, राइट, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह 1312 किलोमीटर लंबी टोटल, जिसमें से 1077 यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है। यदि हम नर्मदा की ही बात करें, यहाँ बड़ी नदी पूछी गई है, तो यह पूरे भारत की 5th लार्जेस्ट रिवर, यानी कि 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। यदि हम भारत की सबसे बड़ी 5 नदियों की बात करें, है ना, यदि हम बात करें किसकी? इंडिया की, तो नदियों का क्रम ये रहता है। सबसे बड़ी नदी है गंगा, उसके बाद है गोदावरी, है ना, यमुना है, कृष्णा है और है नर्मदा, ठीक है। तो ये भारत की 5 बड़ी नदियां हैं, जिसमें कि नर्मदा का नंबर कौन सा है? तो यह 5वां नंबर है। अगला प्रश्न है नर्मदा जल में हिस्सा है कि नर्मदा का जल कौन कौन से राज्य के हिस्से में आता है, यह पूछा जा रहा है। तो नर्मदा नदी पर एक्चुअली में जो परियोजनाएं बनाई जाती है उसके हिस्सों के बारे में बात की जा रही होती है। तो नर्मदा नदी पर बनी हुई एक बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। क्या है इसका नाम? इंदिरा सागर, इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है दोस्तों। इस परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र इन सभी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? रिपीटेड क्वेश्चन है। नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है पुराणों में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता था? बेतवा नदी का पुराना नाम पूछा गया है। पुराणों के अंदर में बेतवा नदी को वेत्रवती का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? वेत्रवती। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बेतवा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, राइट, और स्थान का नाम है कुमरा गांव, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। चंबल के उद्गम स्थल पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चंबल के उद्गम स्थल की बात की जा रही है, राइट। तो जो कि महू की जाना पाव पहाड़ी है,
यहाँ पर हमको जनकेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और ज्यादा कुछ है नहीं इस प्रश्न में। चंबल में निम्न प्रदेश में से होकर बहती है। ये चंबल नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद यह राजस्थान की सीमा बनाती है। कहाँ पर? तीन ऑप्शन, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है, उसके बाद वापस मध्य प्रदेश आती है और उसके बाद यूपी में यह प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के पास में इटावा में जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्षिप्रा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम है प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या है दोस्तों? सही जवाब है। अतिरिक्त जानकारी आप देखते हैं, जैसे कि क्षिप्रा नदी की उद्गम की हम बात करें, है ना, तो यह इंदौर के निकट, कहाँ पर? इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। काकरी बरडी की पहाड़ियों से निकलती है। और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उज्जैन यह क्षिप्रा नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है, उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों, है ना। अब उज्जैन की जो सारी चीजें हैं, जैसे कि महाकुंभ की बात करें, महाकालेश्वर मंदिर की बात करें, तो वे सभी क्षिप्रा नदी के किनारे में ही हो जाएंगे। ठीक। निम्न में से कौन सी नदियां ऐसी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है ना, साल भर पानी रहता है, यह पूछा जा रहा है। तो ताप्ती नदी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है या फिर सभी है। इन सभी नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है। तो वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। वैनगंगा और वर्धा नदी का यह संगम है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली में घेरती है? यानी कि कौन सा नगर है जो नर्मदा नदी से तीन ओर से घिरा हुआ है? कितने तरफ से घिरा हुआ दोस्तों? तीन ओर से घिरा हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो यह है मंडला शहर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यह भारत में बड़ी नदियों में कौन से नंबर पर है? तो यह हम डिस्कस कर चुके हैं, यह 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से सबसे समीपस्थ जलप्रपात कौन सा है? यानी कि नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकली है, तो यहाँ पर पहला जलप्रपात कौन सा मिलता है, यह पूछा गया है। पहला जलप्रपात हमको यहाँ पर मिलता है कपिल धारा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा हमको मिलता है, ये तो पहला हो गया है ना, फर्स्ट। दूसरा हमको मिलता है दुग्ध धारा, जो कि लगभग 2 किलोमीटर आगे, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है उद्गम स्थल से, राइट। और यदि हम आगे की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? यह हमको जबलपुर जिले में देखने को मिलेगा। और इसके आगे हम चले जाएं तो सहस्त्रधारा जलप्रपात भी हमें देखने को मिलता है, जो कि महेश्वर के पास है। कहाँ पर है यह? महेश्वर के पास में। ठीक। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है, उसकी ऊंचाई कितनी है? धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई पूछी जा रही है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों 18 मीटर। यहाँ पर 18 मीटर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 18 मीटर, राइट। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। वैसे मैं कंफर्म हूँ कि धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है, इसकी ऊंचाई जो है यह 18 किलोमीटर है। एक सेकंड रुकिएगा, माइक निकल रहा है, उसे मैं सेट कर लूँ। ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास में, ऊंचाई कितनी है इसकी? 18 मीटर। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 18 मीटर नहीं दिया हुआ है। सारे के सारे ऑप्शन कैसे हैं? गलत है। ठीक। अगला प्रश्न देखें। वैसे कुछ कुछ किताबों में आई थिंक 15 मीटर भी यह दिया हुआ है ना, जो कि गलत है। 18 मीटर ही इसका सही जवाब है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये डिस्कस कर चुके हैं। नर्मदा कुल मिलाकर 1312 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या है दोस्तों? सही जवाब है 1077। ये फिगर भी आपको याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है। निम्न में से नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी है? तो नर्मदा की कुल मिलाकर कितनी सहायक नदियां हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नर्मदा की कुल मिलाकर सहायक नदियां हैं दोस्तों 41। सभी के नाम आपको याद नहीं करने, एक बार सरसरी नजर से आपको इसको पढ़ लेना है।
वैसे मोस्टली जो होगा इसका सही जवाब जो होगा उपरोक्त सभी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सरदार सरोवर परियोजना, राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इंपॉर्टेंट करके आपको इसको नोट करना है। इसका निर्माण हो रहा है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। 4 राज्यों की इसमें हिस्सेदारी है, चारों राज्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो हो गया एमपी, राइट, प्लस नर्मदा नदी गुजरती है गुजरात से, गुजरात हो गया, साथ में राजस्थान और महाराष्ट्र को भी इसमें कंसीडर किया गया है, कन्वर्ट नहीं कंसीडर किया गया है, ठीक। 4 राज्यों से इसका संबंध है, इस बात को भी आपको याद रखना है। प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समांतर में बहती है? यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यह बैतूल के मुल्ताई जिले से इसका उद्गम होता है और नाम है इसका ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। उद्गम मैंने कहाँ से बताया आपको? बैतूल से, ये जिले का नाम है, और मुल्ताई ये उस जगह का नाम है। किस नदी को पूर्व में चरमावती के नाम से जाना जाता था? यानी चरमावती के जो कि पुराना नाम है, ये कौन सी नदी का बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो च से इसका स्टार्टिंग हुई है, तो चंबल नदी का ही ये नाम हो जाता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंबल का उद्गम स्थल जानापाव प्रदेश के किस शहर के निकट में पड़ता है? तो यह हमको महू के निकट में देखने को मिलता है। रिपीटेड प्रश्न है, डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। चंबल नदी का जल किन जिलों को सिंचाई के लिए प्राप्त होता है? यूं कहे कि चंबल नदी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? चंबल नदी धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, ये कहाँ के? ये राजस्थान के जिले हैं, ठीक है। तो इन सभी जिलों से होकर यह गुजरती है। इन सभी जिलों को जहां से नहीं गुजरती वहां नहरों के थ्रू जल जाता होगा, है ना। तो इसमें तो आपको की वर्ड्स को नहीं पकड़ना है, उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया है। बात की जा रही है चंबल की, सहायक नदी नहीं है यह पूछा गया है। तो इनमें से काली सिंध है, गंजाल नहीं है, पार्वती है और बनास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इस सवाल का सही जवाब हो गया। गंजाल नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, जबकि यह नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। चूलिया झरने में किस नदी का पानी गिरता है, या चूलिया झरना कौन सी नदी पर है, यह पूछा जा रहा है। तो जितने भी जलप्रपात मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। चूलिया नदी में चंबल का जल प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि झरना कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में आई थिंक नहीं है, ये हमको राजस्थान में देखने को मिलता है, कोटा के आसपास इसका स्थान है, ठीक। किस नदी में बाढ़ बहुत आकस्मिक और विनाशकारी आती है? यानी कि बाढ़ों के लिए फेमस कौन सी नदी है? तो अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी, यह बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और ये बाढ़ का जो प्रभाव है यह मध्य प्रदेश पर नहीं पड़ता है, यह बिहार पे इसका हमको अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सोन नदी के अपवाह का क्षेत्रफल कितना है? अपवाह का क्षेत्रफल कितना है? सोन नदी जिसकी लंबाई आपको याद रखनी है लगभग 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर यह लंबी नदी है, और इसका अपवाह का क्षेत्र लगभग 18,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 18,000 के आसपास का फिगर कौन सा है हम देख लेते हैं, यहाँ पर 17,900 है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी की बात की जा रही है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल हम डिस्कस कर चुके हैं, रायसेन के कुमरा गांव से यह निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो अतिरिक्त जानकारी के रूप में मैं आपको क्या बता दूं कि इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। बेतवा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, यह पूछा गया है। कौन सी सहायक नदी दोस्तों नहीं है, राइट। तो धसान बेतवा की सहायक नदी है, बीना है और सिंध है। काली सिंध जो है यह बेतवा की सहायक नदी नहीं है। तो काली सिंध क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सागर जिले का भालकुंड प्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि भालकुंड जलप्रपात कौन से जिले के अंतर्गत आता है? सही जवाब क्या होगा इसका? सागर जिला।
यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो सागर जिले में कौन सी नदी बहती है? बीना नदी बहती है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चंबल नदी पर राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नाम से लागू की गई थी? यानी कि चंबल नदी पर लागू होने वाली पहली परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका नाम था गांधी सागर परियोजना, राइट। तो गांधी सागर बांध आई थिंक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। कहाँ पर है यह? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। तवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तवा नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। तवा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है, पहली बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ऑप्शन में नहीं है। आगे की जानकारी आपको क्या याद रखनी है? महादेव पर्वत, यहां से इसका उद्गम होता है, यह भी आपके ऑप्शन में नहीं है। आपके ऑप्शन में क्या है? काली भीत की पहाड़ियां। तो ये इस सवाल का सही जवाब है। इन 3 कीवर्ड्स को आपको तवा नदी के उद्गम स्थल के पर्सपेक्टिव में आपको याद रखना है। जब भी तवा नदी के उद्गम स्थल की बात आए, आपको पहली चीज याद आनी चाहिए सतपुड़ा, दूसरी चीज याद आनी चाहिए महादेव पर्वत, और तीसरी चीज आपको याद आनी चाहिए काली भीत की पहाड़ियां। इनमें से कुछ भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, राइट। तवा नदी मिलती है, यानी कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो तवा नदी यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और आई थिंक यह होशंगाबाद जिले में नर्मदा से मिलती है। तो नर्मदा नदी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? क्षिप्रा नदी कौन से जिले से निकलती है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह काकरी बरडी से निकलती है। कहां से निकलती है? काकरी बरडी। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी मिलती है। क्षिप्रा नदी कहां पर मिलती है? तो क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी। तो ये चंबल में जाकर मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बागली गांव किस जिले में आता है? बागली गांव की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। जिले के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। यह देवास जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, काली सिंध से निम्न में से किन जिलों में सिंचाई होती है? यानी काली सिंध नदी कौन कौन से जिलों से होकर निकलती है, या उसके आसपास के जिलों के बारे में आपको जानकारी हो तो आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो काली सिंध नदी देवास, शाजापुर और नरसिंहपुर, इन सभी जिलों में से सिंचाई हो जाती है। उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? यानी कि 3 नदियां ऐसी है जो चंबल की सहायक नदी है, एक नदी ऐसी है जो चंबल की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो सिंध नदी है क्या? जी बिल्कुल है। काली सिंध भी है, क्षिप्रा भी है। केन नदी जो है चंबल की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एग्जाम में कई बार इससे घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पॉइंट से है, चचाई जलप्रपात से। तो चचाई जलप्रपात हमको रीवा जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल क्या है दोस्तों? सही जवाब है। किस नदी पर है, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो यह हमको बीहड़ नदी पर देखने को मिलता है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा कहना चाहिए यह जलप्रपात है। बड़ा कह दें या इसे हम ऊंचा कह दें, एक ही बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? यानी कि 3 जलप्रपात ऐसे हैं जो आपको रीवा जिले में देखने को मिल जाएंगे। उनके नाम आपको याद रखने हैं। यह है बहुटी, केवटी और सिंचाई। यहाँ पर बहुटी है, जी बिल्कुल है, केवटी भी है और सिंचाई भी है। जबकि दर्दी जलप्रपात इस सवाल का सही जवाब है, आंसर है ना डी, जो कि आपको रीवा जिले में देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा भैया दर्दी अपने को? दर्दी अपने को, दर्द मिलेगा अपने को खंडवा में देखने को। खंडवा में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात है। तो ये कुछ बातें जो आपको इसके पर्सपेक्टिव में याद रखनी है। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? डिस्कस हम कर चुके हैं। यह सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलती है। परसवाड़ा पठार हमको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यदि हम वैनगंगा की बात करें तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। और वैनगंगा नदी प्लस वर्धा नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मिला करके प्राणहिता के नाम से जानते हैं,
इस टर्म को भी आपको याद रखने हैं। तो बस जो वैनगंगा कीवर्ड है ना, यहाँ से आपको इतने ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। वैनगंगा किस नदी में मिलती है? तो वैनगंगा जैसा कि मैंने आपको बताया गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। कौन सी नदी आवना और सुक्ता नदी से मिलकर बनी है? यानी कि आवना प्लस सुक्ता इन दोनों मिलाकर क्या होते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो आवना और सुक्ता दोनों से मिलकर बनती है तवा नदी, है ना। कौन सी तवा नदी? छोटी तवा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? पार्वती नदी के बारे में बात की जा रही है। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल की सहायक नदी है, राइट। चंबल की सहायक नदी है और विंध्यन का गार से यह निकलती है और जिला पड़ता है दोस्तों सीहोर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस सवाल का सही जवाब है। तो जिस भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, उसके मतलब चारों 4 डायरेक्शनल है ना, मल्टी डायरेक्शनल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछे, छूटना नहीं चाहिए। और लिंक क्या होते हैं? सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं। तो डिटेल में हमको हर चीज पढ़नी है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां किस ओर प्रवाहित होती है? अब यहाँ पर क्या वर्ड आया दोस्तों? अधिकांश आया है ना, कि सबसे ज्यादा नदियां किस दिशा में बहती है, यह पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा नदियां बहती है उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश के, राइट, उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया? सही जवाब हो गया। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की नदियों जो होती है यह वर्षा पर निर्भर करती है ना, वर्षा के जल पर निर्भर करती है। जो भी नदियां वर्षा के जल पर निर्भर करती है उन्हें हम प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय प्रकार जो हो गया इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है? ठीक है, देखिए घुमाकर प्रश्न आया, पहले हम पढ़ चुके हैं कि टालमी ने अपनी किताब में नर्मदा नदी को नामोदोष के नाम से पुकारा है। तो नर्मदा क्या हो गया दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो गया। नर्मदा नदी को मैकलसुता, रेवा, सोमा देवी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र कितना है, यह पूछा गया है। तो लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का उपप्रवाह क्षेत्र है। इसके आसपास का फिगर है 93,180। तो मोटा मोटा हिसाब आपको रखना है। जो आपके ऑप्शंस रहेंगे ना, ज्यादा नजदीक नजदीक नहीं रहेंगे, ऑप्शंस में काफी डिफरेंस रहेगा। तो मोटा मोटा आपको इसमें याद रखना होता है, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नहीं, सॉरी, इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कुल मिलाकर 41 सहायक नदियां ऐसी है जो नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। ये अतिरिक्त बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए नर्मदा का नाम सुनकर। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाम क्या है इसका? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी। 3 नदियां कौन कौन सी निकलती है यहाँ से? तो एक तो निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है नर्मदा, दूसरी निकलती है सोन नदी, ठीक है, और तीसरी निकलती है जोहिला। यहाँ पर 2 पूछा गया है, लेकिन अगर हम 3 की बात करें तो तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 किलोमीटर के अंदर की बात कर दी गई है, इसलिए शायद 2 नाम यहाँ पर पूछे गए होंगे, ऐसा हो सकता है। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति है ना, ये स्थलाकृति का एक प्रकार है। उत्खात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, यह पूछा जा रहा है। तो यह मृदा अपरदन की समस्या से उत्पन्न होने वाली स्थलाकृति है और मृदा अपरदन की समस्या हमको चंबल नदी में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भ्रंश घाटी में से 2 नदियां होकर निकलती है। एक का नाम है दोस्तों नर्मदा नदी और दूसरे का नाम है ताप्ती नदी। कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है ना। तो यहाँ पर नर्मदा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। जब यदि दोनों ऑप्शन में दिए हुए हो तो नर्मदा को आपको टिक करना है। कई बार एग्जामिनर से गलतियां हो जाती है, प्रश्न गलत छप जाते हैं, तो आप नर्मदा को टिक इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस जिले से नदी तालाब जोड़ो योजना का शुभारंभ हुआ था? राइट, कौन से जिले से आरंभ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आरंभ होता है सन 2012 में, राइट। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में पानी की बहुत समस्या है ना, जल का स्तर यहाँ पर बहुत नीचा है। तो यहाँ क्या एक जिला है, इसका नाम है टीकमगढ़, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और यदि हम नदियों की बात करें तो जामनी और धसान, क्या जामनी और धसान,
इन दो नदियों का हेल्प इसमें लिया गया था। इन दोनों नदियों का जल जो है टीकमगढ़ के तालाबों में जोड़ा गया था और वहां प्रवाहित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी कुछ कहानी है। 2012 आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है ना, तो हम कंफ्यूज किस में रहते हैं? नर्मदा नदी में और बेतवा नदी में। तो एग्जामिनर के हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसकी आंसर शीट आती है, बेतवा नदी इसका सही जवाब है। राइट, 480 किलोमीटर यह लंबी नदी है। बेतवा नदी इसका सही जवाब है। नर्मदा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गांधी सागर परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? गांधी सागर परियोजना यह चंबल नदी पर चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। राइट, और ठीक है, इस प्रश्न के बारे में इतनी जानकारी काफी आई थिंक। नर्मदा नदी का समापन किस स्थान पर होता है? यानी कि नर्मदा नदी फाइनली जाकर कहाँ पर मिलती है, यह पूछा जा रहा है। नर्मदा नदी जो कि इसका उद्गम स्थल, अच्छा इसके बारे में हम पूरी डिटेल आज देख ही लेते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल देख लेते हैं। नर्मदा नदी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, सारी जानकारी हम देख लेते हैं। नोट कीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक। ठीक है, क्या नाम है इसका? अमरकंटक। किस जिले में आता है मध्य प्रदेश के? तो यह अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित हो रही है। और टोटल लंबाई कितनी है इसकी? तो 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में हिस्सा कितना बहता है इसका? 1077 किलोमीटर, यानी कि 1077 किलोमीटर। और यह कहाँ जाकर गिरती है यदि हम इसकी बात करें, तो यह अरब सागर में जाकर मिलती है। अरब सागर, ठीक है, अरब सागर कह लें हम इसे, या खंभात की खाड़ी कह लें। ये खंभाती खाड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, खंभाती खाड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है। चले गई। अब हम बात करें नर्मदा नदी की सहायक नदी की, कौन कौन सी नदी आकर इसमें मिलती है? तो सहायक नदी की टोटल संख्या आपको याद रखनी है, यह है 41। राइट, एक बात आपको और याद रखनी है कि नर्मदा नदी कितने जिलों में से होकर प्रवाहित होती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिलों की संख्या है दोस्तों 15 जिलों में से होकर यह नदी गुजरती है। नर्मदा नदी के कुछ अन्य नाम आपको याद रखने, जैसे कि मैकल सुता इसका नाम है। नामोदोस आपको याद रखना है विशेष रूप से। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, इन नामों से इनको हम जानते हैं। इन पर बनने वाले कुछ परियोजना है जिनका नाम आपको याद रखना है। पहली परियोजना का नाम आपको याद रखना है रानी अवंतीबाई सागर। राइट, नोट करेंगे, रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना। ठीक है, दूसरी परियोजना का आपको नाम याद रखना है जो कि है सरदार सरोवर। ठीक है, तीसरी परियोजना का आपको याद रखना है इंदिरा सागर परियोजना। ये तीन नाम आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, तो आई थिंक नर्मदा नदी से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमने इसमें लगभग कवर कर ली, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण रहती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, डिस्कस हम कर चुके हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अब सोन नदी के बारे में अतिरिक्त जानकारी हम देखते हैं, जैसे कि इसकी टोटल जो है लेंथ यानी कि लंबाई, यह है 780 किलोमीटर। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि नर्मदा नदी जाकर मिलती है गंगा से, तो यह गंगा की सहायक नदी है। राइट, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इसके अन्य नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि इसको हम सोन नदी के नाम से जानते हैं, साथ ही हम इसे सुवर्णा नदी के नाम से जानते हैं या सुवर्ण नदी के नाम से जानते हैं, और सोनभद्र नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये दो नाम आप याद रखेंगे, काफी आई थिंक। ठीक है, और सोन नदी पर एक परियोजना चलाई जाती है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। एग्जाम में प्रश्न आता है कि बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सोन नदी पर यह परियोजना है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकंड रुकिएगा, माइक आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हम इसे फिर से थोड़ा सेट कर लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 91वां प्रश्न है, विश्व विख्यात उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जो कि उज्जैन में स्थित है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम क्षिप्रा नदी के बारे में कुछ अन्य जानकारियां देख लेते हैं, जैसे कि क्षिप्रा नदी का हम उद्गम की बात करें, है ना। क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है इंदौर के निकट।
इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से। पहली टर्म क्या होगी, काकरी बरडी पहाड़ी। दूसरी बात, क्षिप्रा नदी की हमको लेंथ याद रखनी है, यानी कि लंबाई। ठीक है, क्षिप्रा नदी की लंबाई है दोस्तों लगभग 195 किलोमीटर। इस लगभग शब्द का प्रयोग मैं हर डेटा का कर रहा हूँ, है ना, तो इसके आसपास होगी। क्षिप्रा नदी के किनारे 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। और इस नदी के किनारे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो महाकालेश्वर मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि उज्जैन में है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु मध्य प्रदेश में आयाकट विभाग का गठन कब किया गया था। आयाकट विभाग, इस टर्म को आपको रट्टा मारना है। ठीक है, तो आयाकट विभाग का गठन होता है 1980 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसके संदर्भ में आपको एक जानकारी और याद रखनी है कि आयाकट विकास प्राधिकरण, ये जो है वर्तमान में इसकी कुल मिलाकर 8 यूनिट कार्यरत है। कितनी यूनिट कार्यरत है, 8 यूनिट। इसको आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। सबसे बड़े जलप्रपात के बारे में बात की जा रही है, यह प्रश्न भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में रीवा जिले में पाए जाने वाला चचाई जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। रीवा जिले के अंतर्गत यह आता है, बीहड़ नदी में यह बनता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 130 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ये कुछ बातें, जरूरी बातें जो चचाई जलप्रपात से संबंधित है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। बहुत ही ईजी है, एमपीएसआई में कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। चलिए आ गया, 1 नंबर पक्का हुआ। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए प्रश्न जो होंगे आपको वही वही आ रहे हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हुए ना, लेकिन थोड़ा घुमा फिराकर पूछे गए। प्रश्नों के रिपीट होने से क्या होगा कि जो बच्चे नए हैं उनका रिवीजन होता रहेगा और उनको चीजें इस क्लास में ही कंठस्थ हो जाएगी। आई थिंक उनको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो ये हमको क्षिप्रा नदी के तट पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में 2 नदियां गिरती हैं मध्य प्रदेश की, एक का नाम क्या है यहाँ पर, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा हम बात करें तो ताप्ती नदी जो है, जो कि अरब सागर में गिरती है। दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। अरब सागर कहे या इसे हम एक अन्य नाम से जानते खंभात की खाड़ी, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि नदियों का जो स्थान है मैप में कहाँ कहाँ पर, क्षिप्रा किधर से निकलती है, कहाँ जाती है। मैप में मोटे मोटे तौर पर याद रखें, वैनगंगा के बारे में याद रखें, काली सिंध के बारे में याद रखें, पार्वती के बारे में याद रखें, और जो अन्य नदी है इनको मैप में आप याद रखें। कौन से स्थान से इनका उद्गम स्थल है और किस तरफ ये जा रही है, उत्तर में जा रही है, दक्षिण में जा रही है, कौन कौन से जिलों के आसपास में यह बहती है। इन बातों को यदि आप मैप में देखेंगे ना तो एक ही बारे में आपको याद हो जाएगा। जब आप रिविजन करेंगे एग्जाम से पहले तो आप मैप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, वैनगंगा, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणतम हिस्से में बहती है। चंबल नदी कहाँ पर है, तो यह उत्तर की तरफ है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलती है, यह पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैप आप टैली करेंगे ना, बहुत मजा आएगा आपको टॉपिक पढ़ने में। बेतवा नदी के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर देवास एक ऐसी जगह जो कि बेतवा नदी के आसपास नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। देवास कहाँ मिलेगा, देवास मिलेगा आपको काली सिंध नदी के किनारे, है ना, काली सिंध नदी के आसपास। बाकी ओरछा, विदिशा और सांची, ये तीनों के तीनों ही बेतवा नदी के किनारे पर बचे हुए शहर हैं। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। काली सिंध नदी के किनारे, तो काली सिंध नदी के किनारे 2 प्रमुख शहर बसे हुए। एक का नाम है दोस्तों देवास, क्या है, एक का नाम देवास और दूसरे का नाम है सोनकच्छ। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न, माता टीला बांध, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में रिपीट होते ही रहता है यह माता टीला बांध। तो माता टीला बांध किस नदी पर बना गया है, यह पूछा गया है। माता टीला बांध हमको यूपी झांसी के पास हमको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है अपने को, यहाँ हमें देखने झांसी के पास में। तो कौन सी नदी पर होगा, या बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों, सही जवाब हो गया। बारना नहर किस नदी पर बनाई गई है। बारना नहर के बारे में बात की जा रही है, तो बारना नहर ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन आप देख के समझ ही गए होंगे।
बारना नदी पर यह बनाई गई होगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। और यदि हम बात करें इससे लाभान्वित कौन सा जिला होता है, तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला इससे लाभान्वित होता है। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रजत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है ना। रजत जलप्रपात के बारे में बात की जा रही है। यह हमको पचमढ़ी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। पचमढ़ी में कुछ अन्य जलप्रपात भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक है डचेस फॉल, है ना, डचेस फॉल यानी कि डचेस जलप्रपात, एक नाम ये हो गया। एक का नाम आपको याद रखना है बी फॉल, है ना, मधुमक्खी जलप्रपात। तो ये कुछ जलप्रपात है पचमढ़ी से संबंधित, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यार प्रश्न कहाँ चला गया। अच्छा, तो हमारा जो है अभी ये वाली स्लाइड खत्म हो गई है। अगला प्रश्न हमको अगली स्लाइड में मिलने वाला है, जो कि ये रही। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी, इजी प्रश्न है, नर्मदा नदी है और 1312 किलोमीटर है, जिसका कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर यहाँ प्रवाहित होता है। ठीक, सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है। सोन नदी के बारे में बात की जा रही है, सोन नदी के बारे में, और बांध के बारे में पूछा गया है। तो यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोन नदी पर हमको बाणसागर बांध देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अभी हम कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर देखेंगे कि बाणसागर बांध एक्चुअली मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। तो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। यदि पर्टिकुलर स्थान की हम बात करें तो देवलोंद उस स्थान का नाम है। ठीक है, यदि कौन कौन से स्टेट इसमें सम्मिलित है इसकी हम बात करें तो बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आता है दोस्तों एमपी आता है, यूपी आता है और बिहार। ये तीन राज्य हमको इसमें देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि इनमें से कौन सी नदी उत्तरी सीमा में बहती है। यदि आपको ये पता हो तो आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। चंबल नदी ऑब्वियसली इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम ताप्ती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 724 किलोमीटर यह लंबी है, 724। ठीक है, और यह दूसरी ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, चंबल नदी पर निम्नलिखित में से कौन से बांध का निर्माण हुआ है। चंबल नदी पर तीन बांध है बनाए गए हैं, है ना। इनमें से यदि हम ऑप्शन को टैली करें तो ऑप्शन में गांधी सागर बांध हमको देखने को मिला जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। गांधी सागर बांध हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर, राइट, मंदसौर के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंबल नदी के ऊपर कुल मिलाकर के तीन बांध बनाए गए हैं। एक नाम है गांधी सागर बांध, एक नाम आप याद रखेंगे राणा प्रताप सागर, ठीक है, दूसरा नाम आप याद रखेंगे जवाहर सागर। और यदि हम बाकी बांध की यहाँ पर बात करें, जैसे कि हम बांध करें राजघाट बांध की, तो ये आपको मिलेगा बेतवा नदी में देखने, बेतवा नदी पर। यदि हम बात करें कोलार बांध की तो ये आपको कोलार नदी पर ही देखने को मिल जाता है, राइट। ये केरवा बांध, इसका संबंध है महाशीर से। महाशीर क्या है, मध्य प्रदेश की एक संरक्षित मछली का नाम है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जानकारी है ऑप्शन से संबंधित। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं बहती है, यह पूछा गया है, राइट। यदि आप ऑप्शन को देख रहे हो तो आप इजीली से गैस कर पाएंगे कि पार्वती बहती है, सिंध बहती है, सोन बहती है, यमुना नदी जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, यह उत्तर प्रदेश में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। धार किस नदी के तट पर स्थित है। धार मध्य प्रदेश के एक जिले का नाम है और यह नर्मदा नदी के तट पर हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो गया। अब नर्मदा नदी के तट पर कुछ महत्वपूर्ण शहर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनके नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि यह जबलपुर हो गया, महेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, ये नहीं, एक हो गया बड़वानी, ठीक है, एक हो गया मंडला, बात करें तो झाबुआ भी हमें देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, होशंगाबाद है, नेमावर है, कसरावद है। तो ये हमको नर्मदा नदी के तट पर हमें देखने को मिल जाते हैं। नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? फिर वही प्रश्न आ गया, अभी हमने डिस्कस किया, ओमकारेश्वर भी है, जबलपुर भी है, झाबुआ भी है। तो उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि रामघाट किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ना यह। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, तो रामघाट क्षिप्रा नदी के तट पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। रामघाट का संबंध किससे है? तो महाकुंभ से है। इसको आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है, घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई कितनी है? बांध की ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है। ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई है लगभग 33 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है चंबल नदी के उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी, है ना। जानकारी क्या मिली? चंबल नदी है, इसका उद्गम स्थल के बारे में बात की जा रही है जो कि जानापाव पहाड़ी है। यह महूम के पास में है। किस महर्षि का आश्रम है, यह पूछा जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर हमको जमदग्नि इस ऋषि का आश्रम देखने को मिलता है, जमदग्नि। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया। यह कौन थे? यह परशुराम के पिताजी थे, जमदग्नि। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, नहीं होती पूछा गया है। तो नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो जिलों की संख्या है दोस्तों टोटल कुल मिलाकर 15 ऐसे जिले जहां से नर्मदा नदी होकर निकलती है। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से अनूपपुर से जाती है, डिंडोरी से जाती है, जबलपुर से जाती है, कटनी से नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश की लंबाई के अनुसार नदियों का सही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश में जो बहने वाली नदियां है ना, लंबाई के हिसाब से 5 नदियों के नाम आपको कम से कम याद रखने हैं। राइट, तो इनको आप नोट करेंगे। अभी मैं ऑप्शंस पर नहीं आ रहा हूँ, है ना, ऑप्शंस आप खुद ही देखकर टिक कर लीजिएगा। मैं प्रश्न पे आता हूँ। मध्य प्रदेश में लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम क्या है? सबसे लंबी नदी यह है दोस्तों नर्मदा। राइट, दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल। तीसरी सबसे लंबी नदी है सोन। मध्य प्रदेश से निकलने वाले की बात कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली बात नहीं कर रहे हैं। चौथी सबसे लंबी नदी है ताप्ती। और 5वीं सबसे लंबी नदी है बेतवा। इन 5 नदियों के नाम क्रम से आपको याद होने चाहिए, है ना। शॉर्ट कोई भी ट्रिक आप इसकी बना लें, जैसे कि मैं इसे NCSTB से याद रख सकता हूँ। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। राइट, अब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई है लगभग 956 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। और बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। अभी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसके लिए सूट कर रहा है आप देख लीजिए और उसे लगा लीजिएगा। क्लास थोड़ी लंबी रह रही है, मैं थोड़ा समय बचाना यहाँ पर चाहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? यानी कि दक्षिण दिशा में नहीं बहती है, यह पूछा गया है। आई थिंक ये रिपीटेड प्रश्न है ना। केन नदी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन ही हुआ। बेतवा नदी से कौन सी नहर निकलती है? बेतवा नदी से निकलने वाली नहर के बारे में पूछा जा रहा है। बेतवा नदी से दिए गए ऑप्शंस में से, है ना, जैसे कि तवा तो एक नदी का नाम है, चंबल भी एक नदी का नाम है, बारना भी एक नदी का नाम है, हलाली जो है आई थिंक एक नदी का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि होगी तो यह बेतवा की सहायक नदी होगी, है ना, हलाली। तो हलाली नहर जो है यह बेतवा नदी से निकलती है। यहाँ पर आपको हलाली बांध भी देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, बांध, राइट, बांध यानी कि डैम। वर्तमान में इस हलाली डैम को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी एग्जाम में आता है ना, इसलिए आपको बता रहा हूं, सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, और यदि हम जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश का विदिशा और रायसेन जिला इससे प्रभावित होता है। इन दोनों जिलों के नाम भी आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। किधर गया भैया अगला प्रश्न? मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती है? मध्य भारत की जो नदियां हैं ये आमतौर पर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो गया।
वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? वर्धा नदी की उद्गम स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। वर्धा नदी निकलती है दोस्तों वर्धन पर्वत से, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है वर्धन पर्वत से। और यह वर्धन पर्वत पड़ता है बैतूल जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दर्दी जलप्रपात जो कि कहाँ पर है? खंडवा में। यह नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम इसके पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो प्लेस का नाम है दोस्तों बड़वाहा। ठीक। अगला प्रश्न है होशंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। यह हमको नर्मदा नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ताप्ती देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? रिपीटेड है चचाई जलप्रपात जो कि रीवा में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह हमको बीहड़ नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या है दोस्तों? सही जवाब है। ऊंचाई की बात करें तो 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ 780 किलोमीटर के आसपास है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और सोन नदी की उद्गम की बात करें तो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से कुल मिलाकर 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रिपीटेड है यह प्रश्न भी। चूलिया जलप्रपात हमको चंबल नदी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अब आपकी आई थिंक बेसिक जो सही प्रैक्टिस है अभी चालू हो रही है। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं आगे के। ठीक है। मंदार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ओमकार मंथरता का मंदिर। यदि आपको ये भी पता हो तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि नर्मदा नदी पर यह होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। तवा बांध किस नदी पर है? ऑब्वियसली बात है, तवा बांध है तो तवा नदी पर ही होगा। तवा नदी कहीं है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जिले की बात करें तो जिले का नाम है होशंगाबाद जिला। ठीक है। अगला प्रश्न है पुरा स्थल एरन किस नदी के किनारे पर स्थित है? एरन किस नदी के किनारे पर है यह पूछा गया। तो एरन वही स्थान है जहां पर सती प्रथा का प्रथम प्रमाण हमको देखने को मिला था रिटर्न में। राइट। यह हमको बीना नदी के किनारे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम जिले की बात करें, जिले का नाम है दोस्तों सागर। संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है? संजय सरोवर योजना की बात की जा रही है। यह है वैनगंगा नदी पर। वैनगंगा नदी पर। यदि हम जिलों की बात करें तो जिले इससे प्रभावित होते हैं। एक का नाम है बालाघाट और एक का नाम है सिवनी। ये दो जिले इससे प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की गंगा अलग प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा अलग प्रश्न है। तो यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो कि ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आई थिंक ये प्रश्न पुराना है ना। तो दिए गए हम ऑप्शंस की बात करें तो पूर्व की तरफ में महानदी हमको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है उस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? उस पहाड़ी को इंदौर के निकट हम काकरी बरडी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? इस सवाल का सही जवाब हो गया। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, सरस्वती और खान। तो ये खान नदी वही जो आपको इंदौर के आसपास देखने को मिलेगी, है ना। इंदौर वालों आपको पता होगा, खान नदी इंदौर के आसपास। तो ये छिप्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है केवई नदी किस नदी में मिलती है? केवई एक नदी का नाम है, किसकी सहायक नदी है यह पूछा जा रहा है। तो यह सोन नदी में मिलती है जाकर के। सोन नदी इसका सही जवाब है। और सोन नदी कहाँ जाती है? तो यह गंगा रिवर में जाती है। ये गंगा की सहायक नदी है। खान और गंभीर क्या है? तो खान और गंभीर दोनों क्रिकेट प्लेयर्स हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है। दिए गए ऑप्शंस की हम बात करें तो ये दोनों ही सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और किसकी सहायक नदी है? तो यह खान नदी जो है यह है छिप्रा की सहायक नदी। इसको भी आप याद रख लें। यार छिप्रा मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ? छिप्रा की सहायक नदी है। यदि हम गंभीर की बात करें तो यह नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है। दोनों अलग अलग नदियों की सहायक नदियां हैं पर है दोनों सहायक नदियां ही।
केवई और जोहिला दोनों नदियों में क्या समानता है? केवई और जोहिला दोनों ही नदियों के नाम है, दोनों में समानता क्या है? दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं क्या? नहीं। दोनों का उद्गम स्थल मैकल पहाड़ी है क्या? जी हाँ है। दोनों वितरिका है और बहकर अरब सागर में मिलती है क्या? जी नहीं। दोनों ग्वालियर की नदियां हैं? जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी है? अभी आपको पता होना चाहिए कि लश्कर का मैदान भारत के उत्तर हिस्से में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ, उत्तरी हिस्से में ही आपको देखने को मिलता है। तो यमुना और चंबल नदी जो ऐसी है जो इसकी सीमा बनाती है, यमुना और चंबल। ऑप्शन नंबर बी दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सही इसका जवाब हो जाएगा। सरस्वती और खान नदियों के बीच कौन सा जिला स्थित है, यह पूछा जा रहा है। सरस्वती नदी और खान नदी, इन दोनों नदियों के बीच में आपको इंदौर शहर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है, यानी कि यशवंत झील कौन से स्थान को, ग्वालियर को, इंदौर को, भोपाल को या शाहपुरा को जल भेजता है, यह पूछा जा रहा है। तो यह इंदौर क्षेत्र के लिए जल की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो गया, सही जवाब हो गया इंदौर। यमुना से न जुड़ने वाली नदी कौन सी है? न जुड़ने वाली है ना, यानी कौन सी नदी है जो यमुना से मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सॉरी, नहीं जुड़ी हुई है, यह पूछा गया। इनमें से चंबल, बेतवा और सिंध ये सभी जुड़ती है, सोन नदी नहीं जुड़ती है। यह किसकी नदी है? यह गंगा से जुड़ने वाली नदी है। ठीक है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है? तो यमुना भी जाकर गंगा से ही मिलती है। माही एक नदी है जो बहती है, किस दिशा में बहती है, यह पूछा जा रहा है। माही नदी है ना, तो माही नदी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर यह बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और पूर्व से पश्चिम की ओर यह बहती है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैनगंगा एक नदी है जो बहती है, वैनगंगा नदी का डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो वैनगंगा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है गोदावरी में जाकर मिल जाती है, तो ऑब्वियसली इसका फ्लो कहाँ कैसा होगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? आई थिंक इस प्रश्न को लेकर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, है ना। तो इसका सही जवाब है कि छिंदवाड़ा की ओर यह नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो नदी बहती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यह है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, वापस मध्य प्रदेश में आती है, यूपी में प्रवेश करती है और फाइनली जाकर यह यमुना में मिल जाती है। ठीक। बरगी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, बरगी डैम है ना, यह नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बरगी डैम कहाँ पर है? तो जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। अमरकंटक खालिस्तान जिले में स्थित है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, यह हमको अनूपपुर जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है ना। तो मैं आपके लिए ऑप्शन हर क्वेश्चन में पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार सर आप तो ऑप्शन पढ़ते ही नहीं। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। जैसे ही आप प्रश्न को पढ़े उसका कंठस्थ जवाब, जो एक्यूरेट सही जवाब है, वो आपके जहन में आना चाहिए, ना कि ऑप्शन देखकर सही जवाब। ऑप्शन क्या होते हैं? आपकी हेल्प के लिए होते हैं कि उनको देखकर आपको कुछ याद आ जाए। पर तैयारी कैसी करनी है? तैयारी ऐसी करनी है कि ऑप्शन देखने की हमको जरूरत ही ना पड़े, प्रश्न को पढ़े और उसका सही जवाब हमारे जहन में आना चाहिए। बहुत ही काम की बात थी, अमल में लाएंगे, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ओरछा एक शाही कस्बा है जो कौन सी नदी के किनारे है, यानी कि ओरछा कौन सी नदी के किनारे, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो ओरछा हमको बेतवा नदी के किनारे देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें बेतवा नदी की, तो यह रायसेन के पास कुमरा गांव से होकर निकलती है। किस नदी की किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक वृद्धि करती है, यानी कि 100 फीट तक ऊंची ऊंची चट्टानें हैं इस नदी के आसपास, यह पूछा जा रहा है। तो यह हमको नर्मदा नदी के पास देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और यह विहंगम दृश्य कहना चाहिए इसे, यह हमको जबलपुर के भेड़ा घाट के आसपास देखने को मिलता है। चंबल, जामनी और कुंवारी इस नदी की द्रोणी का हिस्सा है, यानी कौन सी नदी की द्रोणी का हिस्सा है, यह पूछा गया है। तो यह गंगा नदी की द्रोणी का हिस्सा है, राइट। ऑप्शन नंबर, यार गंगा नदी तो नहीं होनी चाहिए, ये चंबल नदी का जो संबंध है ये यमुना नदी से है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, इसका सही जवाब मैं अभी पेंडिंग रखता हूँ, है ना। प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, इससे आप गूगल कर लीजिएगा। अभी इसका एग्जैक्ट जो है ये यमुना, आई थिंक इसका सही जवाब होना चाहिए, पर जहाँ से मैंने इसे पढ़ा हुआ है वहाँ पर गंगा इसका सही जवाब है।
तो मैं थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक, इस प्रश्न को भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, यानी कौन सी नदी एमपी और यूपी के बीच की सीमा का निर्धारण करती है, यह पूछा जा रहा है। तो यह चंबल नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। कुंवारी है, यानी कुंवारी कौन है, कौन नहीं है, सॉरी ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो गलत भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो कुंवारी बेसिकली क्या है यह पूछा गया है, यानी कि सिंध की सहायक नदी है, बेतवा की है, चंबल की है, या ग्वालियर में मानव निर्मित एक शहर है। बेसिकली कुंवारी है क्या, तो यह सिंध की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कपिलधारा, मंदार और धुआंधार में क्या समानता है, तो यदि हम इन वर्ड के बारे में आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो कि धुआंधार एक जलप्रपात है, कपिलधारा भी एक जलप्रपात है, और मंदार भी एक जलप्रपात है, जो कहाँ पर है, नर्मदा नदी के है ना। ये तीनों के तीनों ही नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, नदियां नहीं है, ज्वारधनमुख नहीं है, झरने, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया, तो मैंने आपको क्या बताया कि मध्य प्रदेश की 5 सबसे लंबी नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। दूसरी सबसे लंबी नदी थी दोस्तों चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। लगभग 965 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था, हलाली जलाशय को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे पहले थाल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर। राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चूलिया एक है, तो यह भी रिपीटेड है। यह एक जलप्रपात है और जलप्रपात को ही हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नदी जो कि गहरी घाटियों और सकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है, कौन सी नदी है जो गहरी घाटियां सकरी घाटियां बनाती है, यानी मृदा अपरदन करती है, बेसिकली ये कहना चाहिए। यह काम किया जाता है चंबल नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मैकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए इसको खालिस्तान के नाम से जानते हैं, यानी कि मैकाल पहाड़ियों का उपनाम पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छापना ही छापना है। इसको हम वाटर सेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बरोदिया खालिस्तान नदी में एक सिंचाई नहर है, बरोदिया खालिस्तान नदी में एक सिंचाई नहर है। प्रश्न को समझिएगा, तो बरोदिया का जो संबंध है यह चंबल नदी से है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि हम जिले की बात करें तो जिला यहाँ पर पड़ता है दोस्तों शाजापुर, इससे इसका संबंध है ना। और आई थिंक राजगढ़ से भी इसका संबंध है, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है, गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो शाजापुर और राजगढ़ से भी इसका संबंध है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाता है, वह कौन सा जल निकासी पैटर्न है नर्मदा का, यह पूछा जा रहा है। तो नर्मदा जो है बेसिकली ऑप्शंस को हम टैली करते हैं, दरार घाटी से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। पश्चिम की ओर बहती है, पैटर्न की बात की जा रही है ना, तो नर्मदा नदी पूरब से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह भी कई सहायक नदियों के यह भी कई सहायक नदियों के पास नहीं है, यह कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, छोड़ देते हैं। यह एक छोटी नदी है, बिल्कुल गलत है। तो नर्मदा, अब प्रश्न पर आते हैं वापस। ठीक है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाता है क्योंकि यह एक दरार घाटी से गुजरता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंद्रावती की घाटी में खालिस्तान नदी है, इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। महाराष्ट्र के अंदर यह पड़ता है। महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, यह हमको नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है। अब हमको मैप में बघेलखंड के बारे में जानकारी होना चाहिए, सतना के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब ऑप्शन में सतना ही है, नर्मदा उस समय उस साइड में नहीं बहती है, महानदी भी नहीं बहती है, ताप्ती भी नहीं बहती, तो बच गया क्या हमारे पास, सतना, यही उस नदी का नाम हो सकता है। ठीक है, जिन्होंने मतलब इतना पढ़ लिया हो और इस प्रश्न का जवाब नहीं आता हो तो ऐसे करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए, तो मैकाल से बहुत सारी नदियां निकलती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम में नर्मदा, सोन और जोहिला है।
तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको नर्मदा और सोन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? तो नर्मदा नदी की बात की जा रही है, 30 बड़े बांधों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। कौन सा बांध सबसे पहले पूरा हुआ एक बांध है, यह पूछा जा रहा है। तो यह है बरगी बांध, जो कि बनकर सबसे पहले तैयार हो चुका था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और बरगी बांध जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत यह आता है। महेश्वर से बहने वाली नदी का नाम बताइए। कितनी बार आएगा भाई ये प्रश्न। तो महेश्वर से ये नर्मदा नदी होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, इसमें से 1077 मध्य प्रदेश में से होकर प्रवाहित होती है। सोन नदी सीधे किसमें मिलती है? सीधे तो आई थिंक नहीं मिलती होगी, टेढ़े मेढ़े जाकर ही मिलती होगी। हम सोन नदी जाकर मिलती है गंगा नदी से, गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई खालिस्तान में मिलती है। तो कहना क्या मतलब क्या है कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी तीनों किस तरफ बहती है? तीनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर जाती है। कहाँ मिलेगी ये आपसे? आपसे नहीं, यह अरब सागर से जाकर मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अरब सागर या खंबाती खाड़ी ऑप्शन में हो सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना आपको? खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? बेतवा नदी यमुना नदी से किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो यह हमीरपुर के पास यमुना नदी से जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान जाती है और फिर पुनः मध्य प्रदेश में वापस आती है, और वापस आने के बाद कहाँ निकलती है? तो यह यूपी की तरफ निकल जाती है। नाम क्या है इसका? चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मान खालिस्तान नदी की सहायक नदी है। मान कौन सी नदी की सहायक नदी है, यह पूछा जा रहा है। तो मान नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम भी मान परियोजना ही है, यह नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बराड़ी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी ये सभी क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो ये सभी जो है दोस्तों, ये बेतवा के नदी के ऊपर बने हुए बांधों के नाम है। किसके नाम है? बेतवा के ऊपर बने हुए बांधों के नाम है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ हमको बेतवा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? जामनी नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। जामनी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सागर जिले से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। एक गहरा चैनल जिसके मध्य से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? जब नर्मदा और ताप्ती समुद्र से जाकर मिलती है तो रास्ते में एक गहरा चैनल बनाती है, जिसको कि हम जानते हैं एस्चुरी के नाम से। किसके नाम से? एस्चुरी के नाम से। मुहाना है ना, मुहाना आई थिंक यह ज़्यादा वर्ड प्रयोग में नहीं आता है, एस्चुरी बहुत प्रयोग में आता है, तो इस नाम से हम इसे जानते हैं। ये दोनों नदियां है ना जो कि पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जो नदियां पूर्व की ओर बहती है वह डेल्टा का निर्माण करती है समुद्र से मिलने से पहले, ये एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर या खंबाती खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। ताप्ती नदी का मूल स्थान क्या है? ताप्ती नदी का मूल स्थान है बैतूल जिला, और यदि हम प्रॉपर स्थान की बात करें तो मुल्ताई उस तहसील का नाम है जहां से यह नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? तो सोन नदी के बारे में हमने पढ़ा था, इसको दो तीन नामों जाना जाता है, स्वर्ण इसका एक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। सोनभद्र भी हम इसे कभी कभी कह देते हैं। तमसा नदी को टोन्स भी बुलाया जाता है, ये तमसा नदी का है या टोन्स नदी का है, एक ही बात है। ये नदी कहाँ से निकलती है यह पूछा जा रहा है। तो दोनों की नदियां ही सतना जिले से होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम सतना जिले के अंदर डीप में जाएं तो हमको मैहर तहसील में जाना पड़ेगा। तो मैहर तहसील भी इसी से संबंधित है। और इस नदी की लंबाई की हम बात करें तो 264 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ओमकारेश्वर खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। अब ओमकारेश्वर में क्या कहना चाह रहा है कि दो नदियों का संगम हुआ है। उन नदियों के नाम है नर्मदा और कावेरी। नर्मदा और कावेरी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ये कावेरी साउथ की कावेरी नहीं है ना, ये दूसरी कावेरी नदी है। उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा नदी कौन सी है? यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत, अच्छा सीमा के बारे में पूछा जा रहा है ना, परंपराओं में। ठीक ठीक ठीक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था प्रश्न को पढ़ने में। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी नदी सेपरेट करती, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो यह काम किया जाता है नर्मदा नदी के द्वारा। प्राचीन समय में जब ये जो जीपीएस वगैरह नहीं था, मैपिंग नहीं हुई थी, तब नर्मदा नदी को दक्षिण भारत और उत्तरी भारत का सेपरेटर माना जाता था, है ना, जहाँ से दोनों हिस्से अलग होते थे, ऐसा कहना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी बनास सहायक नदी है, यानी कि बनास किसकी सहायक नदी है यह पूछा जा रहा है। तो ये चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा छिप्रा, पार्वती और सिंध ये भी चंबल की सहायक नदियां हैं। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं, अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, तो यह आपको पन्ना जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो आप वहां पर किले पर जाकर कौन सी नदी आपको दिखाई देती है यह पूछा जा रहा है। देखिए कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, है ना। तो यदि आप अजयगढ़ किले के ऊपर चढ़े तो ठीक है, यदि आप नहीं चढ़े तो आपको मतलब रट्टा मारना पड़ेगा इस चीज को, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको केन नदी देखने को मिल जाती है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा इस तरफ नहीं है तो एलिमिनेट कर सकते हैं, खद्दर को कर सकते हैं और यमुना को भी डेफिनेटली कर ही सकते हैं। कुंवारी नदी खालिस्तान जिला से होकर बहती है, यह पूछा जा रहा है। यार कुंवारी नदी का बड़ा जिक्र आ रहा है यहाँ पर, है ना, और एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो यह इसके बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। सुनार सहायक नदी है किसकी, सुनार सहायक नदी है नर्मदा नदी की, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। क्षेत्र की पहचान और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो ये विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ ये जो दिखाई दे रहे हैं संगमरमर के पहाड़ है और इसमें से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है, राइट। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, पूछ रहा है कि कपिल धारा झरना है या केन नदी है, चंबल नदी है, संगमरमर की चट्टान है। तो यह संगमरमर की चट्टान है। यदि हम नदी की बात करें तो नर्मदा जो है यह नदी का नाम है। ठीक है, और ये दृश्य कहाँ का है यदि हम इस बारे में बात करें तो यह दृश्य है भेड़ा घाट के निकट का, और भेड़ा घाट आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंजार एक नदी है जो खालिस्तान से होकर गुजरती है, कि अंजार नदी कहाँ से जाती है, तो ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। छतरपुर जिले में दो नदियां हैं, ठीक है, सही बात है भाई, दो नदियां छतरपुर में, कौन कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शन में हम केन नदी जो है छतरपुर से जाती है हमको पता है, तो केन यहाँ पर आ गया भाई दो जगह पे। तो दूसरा ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन सो नदी नहीं जाती। यदि आपको ये भी पता है तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, केन और खद्दर, जो कि छतरपुर में से होकर गुजरती है। रानेह झरना खालिस्तान नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो रानेह झरने का निर्माण किया जाता है केन नदी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर केन कहीं दिख रहा है, ठीक ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कपिल धारा खालिस्तान में स्थित है, कपिल धारा किस स्थान पर है, यह अमरकंटक में है, बेतवा में है, ताप्ती में है या सीधी में है। तो अमरकंटक के अंतर्गत आपको कपिल धारा देखने को मिलता है, जो कि नर्मदा नदी पर बनने वाला एक जल प्रपात है। रजत प्रपात खालिस्तान भी कहा जाता है, कॉस्केट फॉल, रजत फॉल, बी फॉल या रीवा का किला। तो यह रजत फॉल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। रजत फॉल और बी फॉल दोनों के दोनों कहाँ पर है, ये आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा डचेस फॉल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है, बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है तालाब ही है दोनों के दोनों। राजाओं का आधिकारिक निवास स्थान नहीं है, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तालाब तो ये है ही, लेकिन मानव के द्वारा निर्मित ज्यादा एक्यूरेसी हमको दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे बड़े सड़क पुल के बारे में पूछा जा रहा है, उस नदी के पार पर स्थित है, यानी कौन सी नदी पर बना हुआ है, यानी कि ये प्रश्न का कहना यह चाह रहा है। तो यह पुल हमको होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है, यह होशंगाबाद जिले में, और होशंगाबाद के नजदीक ही हमको देखने को मिल जाएगा। और तवा नदी पर यह पुल बना हुआ है, सबसे लंबा रोड पुल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मांडर एक झरना है जो कि इनके संगम के द्वारा बनाया गया है, मांडर झरना कौन से नदियों के संगम पर है, तो यह नर्मदा और तवा नदी के संगम पर हमको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित होता है, यानी गुना जिले से होकर कौन सी नदी बहती है, या इस गुना जिले की डिस्ट्रिक्ट का जो मैप है इस कौन सी नदी से दो भागों में बढ़ जाता है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सिंध नदी इसको दो भागों में बांट देती है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साइक्लोपियन बांध खालिस्तान में है, साइक्लोपियन बांध कौन सी नदी पर है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो ये आपको रायसेन जिले में बेतवा नदी पर देखने को मिलेगा, बेतवा नदी, और जिले की हम बात करें तो जिले का नाम है दोस्तों रायसेन। ठीक, बंजार नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है, बंजार नदी परियोजना हमको नर्मदा घाटी में देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बारना सहायक नदी है
किसकी? तो वारणा सहायक नदी है नर्मदा की, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा की सभी सहायक नदियों को आपको सरसरी नजर से पढ़ना है और हर 5 दिन बाद पढ़ना है। अब देखेंगे कि 1 महीने के अंदर जो है ना आपको सारी सहायक नदियां याद हो जाएगी। एटलीस्ट इतना तो हो ही जाएगा कि आप पढ़ें तो शॉर्ट लिस्ट आप ऑप्शन को कर सकें। तो हमारी वाली स्लाइड भी आई थिंक समाप्त हो गई है। अगली स्लाइड मैं लेता हूँ। क्लासेस थोड़ी लंबी है ना, लेकिन ये टॉपिक जो है इसमें पूरा कवर आपका हो जाएगा। तो आई थिंक हमें टॉपिक को पूरा कवर करने से मतलब होना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम अभी नजदीक आ रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी द्वारा गठित निकासी व्यवस्था क्या कहलाती है? सलाखें कहलाती है, वृक्ष के समान कहलाती है, आयताकार कहलाती है, रेडियल कहलाती है। तो एक्चुअली में जो है नर्मदा नदी है यह अपने मुहाने पर, यानी कि जहाँ पर यह जाकर सागर से मिलती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और यहाँ पर जो जल निकासी व्यवस्था बनती है इनको हम सलाखें इस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, खालिस्तान में स्थित है, यह आपको देखने को मिलेगा दोस्तों रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले में। और इस शिवलिंग का नाम है भोजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बेतवा नदी के तट पर यह स्थित है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से होता है। तो विदिशा जिला हमको यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है? सिरोंज, इस जगह का नाम आपको याद रखना है। यह विदिशा जिले की एक तहसील का नाम है। एग्जाम में अब ये ऑप्शन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, ना कि विदिशा। ठीक है। त्रिवेणी किसकी सहायक नदी है? त्रिवेणी किसकी सहायक नदी है? तो यह वैनगंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? दक्षिणी सीमा का निर्माण किस नदी से होता है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में यह नदी प्रवाहित होती है। नाम है इसका ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है और 724 किलोमीटर 724 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कई बार आ चुका है, यह प्रश्न रिपीटेड है। जबलपुर जिले में यह स्थित है और नर्मदा नदी पर यह बनता है। यदि मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो उसका नाम है चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर बनता है, जो कि रीवा जिले में स्थित है। नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है ना, तो तीनों ही क्या है दोस्तों? नदियां हैं। लेकिन कैसी है? तो यह पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। पूर्व से उद्गमित होती है और पश्चिम की ओर यह बहती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? यानी कि पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, यह पूछा गया है। तो यह सीहोर जिले से होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं है? चंबल है, बेतवा है, नर्मदा है, गोदावरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यह महाराष्ट्र की एक नदी है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये होती है। आई थिंक नासिक से इसका उद्गम स्थल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की नहीं है? वापस से यह प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी नहीं है? तो दी गई ऑप्शंस में से दूधी नर्मदा की सहायक नदी है, ये बरनार है, चमेली है, लूनी नदी जो है ये मध्य प्रदेश की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लूनी नदी का जो प्रवाह होता है यह राजस्थान में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, यह बोल रहा है। यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है ना, यही बोल रहा है ना। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, पार्वती नदी है, क्षिप्रा नदी भी है। सोनभद्र जो कि सोन नदी का ही एक नाम है, यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो किसकी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है एक्चुअली में। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया? श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017। तो इस नाम से धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है इसको नवाजा गया था। धुआंधार कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर बी, सी में दिख रहा है। एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, है ना। तो बी और सी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पता होना चाहिए आंसर। तो धुआंधार जलप्रपात जो है इसका आंसर है। माइक काफी बार गिर रहा है यार, लंबी क्लास में यही समस्या होती है, माइक जो होता है ना स्टेबल नहीं हो पाता। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्न में से किस नदी मध्य प्रदेश से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? कौन सी नदी में से अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिली हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो यह हमको मंदसौर जिले में मिलती है। और मंदसौर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इनमें से शिवना नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, यदि अर्धनारीश्वर मूर्ति के संदर्भ में बात की जाए तो शिवना नदी। निम्न में से धसान किसकी सहायक नदी है? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। धसान जो है यह यमुना की सहायक नदी है। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों के अतिरिक्त हम बात करें, यार कुछ गड़बड़ लग रही है ना प्रश्न में। तो अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, हिंद महासागर में जाती है, दूसरी नदियों में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती दूसरी नदियों में मिलती तो नहीं है, ये सीधे जाती है अरब सागर में। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां। अच्छा ठीक ठीक, बिल्कुल सही प्रश्न है। एमपीपीएससी का प्रश्न है ना, थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा कंफ्यूज हमको कर देता है। तो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कहाँ जाकर गिरती है, यह पूछा जा रहा है ना। तो ये इसका सही जवाब नहीं होगा। नर्मदा और ताप्ती दोनों जाकर गिरती है दोस्तों अरब सागर में। इसके अतिरिक्त जो नदियां हैं वह जाकर गिरेंगी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, या तो फिर दूसरी नदियों में मिल जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, दूसरी नदियों में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत सही प्रश्न है ना। देखिए मैं तो कंफ्यूज हो गया था, आप हुए या नहीं? कमेंट बॉक्स में 216 और कंफ्यूज हो गए हैं तो 216 वाई लिखे, नहीं हुए थे तो 216 नो लिखे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की उपनदी है, यह पूछा गया है। तो इनमें से वैनगंगा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में आता है। इस नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। 12 ईयर्स में इसका आयोजन होता है। क्षिप्रा नदी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी नदियां मालवा के क्षेत्र में बहती है? तो मालवा के क्षेत्र में दिए गए ऑप्शंस में से हम चंबल की बात करें तो बहती है, नर्मदा नहीं बहती है, राइट। और यहाँ पर आपका माही है, पार्वती है, महानदी नहीं है, गलत हो गया। क्षिप्रा है, चंबल है, पार्वती है। ठीक है, आई थिंक ये भी इसका सही जवाब हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर सी और डी, आई थिंक ये दोनों ही इसका सही जवाब है। क्षिप्रा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चंबल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पार्वती यहाँ पर भी, पार्वती यहाँ पर भी है। माही और बेतवा ये दोनों बहती है, राइट। तो सी और डी जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आई थिंक प्रश्न में कुछ त्रुटि मुझे नजर आ रही है। डी इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो कंचन घाट हमको बेतवा नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। कंचन घाट क्यों फेमस है? तो यहाँ पर आपको वीर सिंह बुंदेला यह नाम आपने हमारी पिछली क्लास में सुना होगा। यह इनका समाधि स्थल है, ठीक है, जहां पर इनको दफनाया गया था। कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती है? कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां जो होती है ये मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। सीधी और शहडोल, इस बात को आप याद रखेंगे। और यहां से होकर सोन नदी गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सोनेर सहायक नदी है किसकी? तो सोनेर सहायक नदी है नर्मदा की। जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसका ऑप्शन आपको सही जवाब आपको नहीं पता हो, है ना, तो छोड़ने से अच्छा अगर माइनस मार्किंग नहीं हो तो आप नर्मदा को टिक करके आइएगा कि नर्मदा की कुल मिलाकर 41 सहायक नदी है, तो संभावना नर्मदा की ज्यादा बनती है। ठीक है, जब माइनस मार्किंग ना हो और सही जवाब आपको ना पता हो तब ही ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको हम भोजपुर के नाम जानते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है और उत्तर भारत का सोमनाथ भी इसको हम कहते हैं, भोजपुर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? यानी कि सूर्य की पुत्री कौन सी नदी है? सूर्य की पुत्री के नाम से हम जानते हैं ताप्ती नदी को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो इस हिसाब से ताप्ती कौन हुई? शनि की कौन हुई? तो ये शनि की सिस्टर हो गई, है ना। क्या हुई? शनि की बहन हो गई। तो ऐसा ही प्रश्न अगली बार पता नहीं एग्जाम में ये आ जाए
कि मध्य प्रदेश की किस नदी को सनी की बहन के नाम से जाना जाता है? तो ताप्ती उस कंडीशन में इसका सही जवाब होगा। जुक्स ऑफ अ पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी के सभी जो है दोस्तों ताप्ती की सहायक नदियां हैं। किसकी? ताप्ती। ताप्ती कहाँ पर है दोस्तों? तवा है, सोन है, नर्मदा है? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा ये सभी के सभी ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नर्मदा नदी का कुल, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और सबसे छोटी नदी है, इनका कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पर कुछ न्यूमेरिक डेटा आपको दिए हुए होंगे। तो इसका क्षेत्रफल कुछ 93,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। 93,000 के आसपास का कोई फिगर हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। एक्चुअल में 93,000 किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, है ना। एग्जैक्ट फिगर इसके आसपास का होगा, तो इतना आपको याद रखना है। कोई नहीं, इसका सही जवाब है। गाधा जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? गाधा जलप्रपात हमको मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य के नजदीक में से गुजरती है या पन्ना बाघ अभ्यारण्य में से गुजरती है? ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली मिलेगा आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो केन नदी यहां से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और खालिस्तान नदी से मिलती है। ये आगे जाकर कौन सी नदी से मिलती है यह पूछा जा रहा है। तो सभी नदियां जाकर यमुना से मिल जाती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है यह। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? बुंदेलखंड के पठार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गर्मियों में यह सूख जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो बेतवा भी यहाँ से निकलती है, धसान भी यहाँ से निकलती है, केन भी यहीं से निकलती है। तो सभी सही हो गए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो गया। अंजार एक नदी का नाम है जो खालिस्तान से होकर गुजरती है। मांडू है, राजगढ़ है, सोन है और रतलाम है। तो इनमें से राजगढ़ से होकर यह नदी गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया। इवेन पुल बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक स्नान पुल है, खालिस्तान में स्थित है। तो इवेन पुल हमको देखने मिलता है पचमढ़ी के अंदर में, जो कि एक फेमस टूरिस्ट स्पेस है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। सांक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, उसको किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली यह पूछा जा रहा है। इसको हम तिगरा बांध के नाम से जानते हैं। तिगरा बांध का संबंध कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर को देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। बाण सागर किधर पे है? तो ये शहडोल साइड वाले एरिया में, बरगी जबलपुर साइड में है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा नदी कौन सी थी? जो अलग करती थी पहले, उसका नाम था नर्मदा नदी। रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तीसरी बार यह प्रश्न आई थिंक इस क्लास में रिपीट हो रहा है। आपको इसका सही जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, जिनको अभी जहन में इसका सही जवाब नहीं आया है ऑप्शन देख के भी, तो ध्यान देकर हमारे वीडियोस को देखिए, है ना। ऐसे अगर आपने देख लिया, पलटा लिया जल्दी जल्दी में, तो कोई मतलब नहीं है, मत देखिए, इससे अच्छा है आप, अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है, अगर आप इस वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं और सही जवाब पता है, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। और नहीं पता है तो आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपका ध्यान कहीं और है। ऐसे में दोस्त सिलेक्शन तो थोड़ा मुश्किल है मुझे लगता है ना। तो दर्दी जलप्रपात हमको खंडवा जिले में देखने को मिलता है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया? सही जवाब हो गया। मान खालिस्तान नदी की सहायक नदी है, यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। मान नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इस पर मान परियोजना का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। राइट, और आई थिंक धार के आसपास इस परियोजना को बनाया गया है। कोपरा, व्यामा और वियमा, कोपरा, व्यामा और वियरना ये सब प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां हैं भाई? यह पूछा गया है। तो ये सभी के सभी केन की प्रजातियां हैं, है ना, केना की प्रजातियां हैं। अब एग्जाम में इससे जब प्रश्न है कि प्रजातियों के बारे में पूछा जा रहा है और ऑप्शंस में सारे के सारे नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये त्रुटि के रूप में इसको लेना है ना। और इन कीवर्ड्स का संबंध, इनमें से किस ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है? तो केन से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित होता है। रिपीटेड प्रश्न है, यह सिंध नदी से विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ग्वालियर शहर खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ग्वालियर शहर हमको चंबल नदी के किनारे, दिए गए ऑप्शंस में से टेली करना, चंबल नदी या इसके सबसे नजदीक से होकर निकलती है।
तो ऐसा करके ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंध और बेतवा नदियों के बीच में क्या स्थित है, कौन सा नगर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। सिंध और बेतवा के बीच में आपको अशोकनगर देखने को मिलेगा। जैसे ही हम अशोकनगर का जिक्र आए, आपके दिमाग में आना चाहिए चंदेरी का किला। ठीक है, क्या आना चाहिए, चंदेरी का किला। कौन सी नदी के किनारे पर है यह, बेतवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें जो है, रिलेटेड जो टर्म्स है वो आपके दिमाग में पहल करनी चाहिए। दैट मीन्स आपकी तैयारी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है, इंदौर शहर में पानी कहाँ से आता है। तो इंदौर शहर में पानी दोस्तों नर्मदा का पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंचन घाट खालिस्तान नदी पर स्थित है। कंचन घाट हमको बेतवा नदी पर देखने को मिलता है। रिपीटेड प्रश्न है, यहाँ पर वीर सिंह बुंदेला की समाधि आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा रेखा बनाने वाली नदी का नाम पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो दिए गए थे, यदि हम ऑप्शंस की बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बेतवा नदी भी कुछ सीमा रेखा का निर्माण करती है और जामनी नदी जो है ये सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो कुछ त्रुटि आ रही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए को मैं इसमें सही करूंगा, क्योंकि अधिक सीमा जामनी नदी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और जामनी की हम बात करें तो यह बेतवा की ही सहायक नदी है एक्चुअल में। ठीक, बुक में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, बुक में आपको बेतवा इसका सही जवाब देखने को मिलेगा। तो दोनों ही इसके संभावित सही जवाब है, किसी एक के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा आई थिंक। ठीक, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय यह करंट में था, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया होगा। 2016 में यह यात्रा शुरू हुई थी। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 2016। अभी अब बात की जा रही है डेट की, तो दिसंबर में यह आरंभ होती है, 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। सोनकच्छ किस नदी के तट पर बसा हुआ है। सोनकच्छ, यह भी रिपीटेड प्रश्न है। यह काले सिंध नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच क्या स्थित है, रिपीट हुआ है, अशोकनगर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है। अब बात की जा रही है किसी गांधी सागर अभ्यारण्य की। इसका एक पश्चिमी भाग है और एक इसका पूर्वी भाग है। इसको कौन सी नदी सेपरेट करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। पटवारी परीक्षा में आया हुआ है, पीएससी के एग्जाम में भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो चंबल नदी जो है इसको अलग करने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। तो आगर और मालवा में, आगर और मालवा दोनों अलग अलग नाम नहीं है, एक ही जिले का नाम है यह। नाम दो है लेकिन नाम एक ही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। छोटी काली सिंध नदी यहाँ से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। आगरमाला के संबंध में आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर एक गौ अभ्यारण्य है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गौ अभ्यारण्य कौन सी तहसील में है और कौन से गांव में है। तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में गौ अभ्यारण्य और इसके गांव का नाम मुझे लिखकर बताइए कि गौ अभ्यारण्य इस गांव में है आगरमालवा के। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण था, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली नदियाँ। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जिन लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरे साथ बने हुए वे अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। टाइम कितना लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मेहनत हमें जी तोड़ करनी है, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, है ना। जो व्यक्ति इतने देर अभी बैठ गया है पढ़ने के लिए एक टॉपिक, और एक टॉपिक उसने खत्म कर लिया है और उसके बाद ही आराम करेगा, दैट मीन्स कि आप में एक स्पिरिट है। बेस्ट ऑफ लक। मेरी मतलब सारी दुआएं जो है वो आप ही के लिए, समझिए आप। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा, एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च होगा। 3 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर पूरे करने वाला हूँ, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वर्तमान में आप देख सकते हैं यूट्यूब पर या किसी भी ऐसे फ्री वाले जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर पीएससी मेंस का पूरा कोर्स कोई भी लॉन्च नहीं करता, क्योंकि इसके एवज में मोटी फीस वसूली जाती है। यदि वे ऐसा कर देंगे तो मोटी फीस कौन देगा। लेकिन 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 मध्य प्रदेश में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने के कारण, ऑनलाइन सुविधाएं आ गई है, यूट्यूब आ गया है ना, तो वो भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, और कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है कि मोबाइल का जो डेटा है वो तो फिलअप आजकल करते हैं, उसके बगैर काम चलता नहीं, कंपलसरी हो गया वो तो आजकल, है ना, बात करना और मोबाइल डेटा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम यह मान लेते हैं। अब जो बच्चे कोचिंग की फीस या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वे बेचारे कहाँ जाएंगे, है ना। तो उनके लिए मेरा छोटा सा प्रयास रहेगा,
और टारगेट इसलिए रखा गया है ताकि हमारा यूट्यूब चैनल जो है लंबे समय तक सस्टेन कर सके। टारगेट पूरा होता है, ऐसे नहीं भी होता है तो मैं कोर्स लॉन्च करूंगा ही इस सीरीज़ के बाद, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्च नहीं होगा। बेसिकली हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि आपसे मुझे कितना सपोर्ट मिल पाता है, मैं यह देखना चाहता हूँ। लॉन्च तो हो गई। मेरे जीवन का एक मोटिव है कि मध्य प्रदेश में, या बात करें पूरे इंडिया में, या बात करें पूरे विश्व में, दो चीज़ें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए शिक्षा और दूसरा होना चाहिए स्वास्थ्य। तो मैं तो यह काम कंप्लीट करने की कोशिश, एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि शिक्षा को जो है कम से कम पैसों में आप तक, या नगण्य में आप तक उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इस तैयारी को जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सिविल सेवा में जाएंगे, चले जाएंगे, उन्हें सेवा में जाने के बाद इस प्रयास को करने की आवश्यकता है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। स्टार्टिंग में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पोस्ट मिलने के बाद अब सब अपने काम धाम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आई थिंक काम होना चाहिए। जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, ठीक है, थम्स अप कीजिएगा। चलिए, क्लासेस काफ़ी लंबी हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समाप्त करते हैं।